हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज है 26 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले कल के रिविजन से। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी 4 देशों के बीच में I2U2 समझौता हुआ है। ये 4 देश कौन कौन से हैं? भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका। इनके बीच में संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम को लेकर के घोषणा हुई है। वित्त मंत्रालय ने जोखिमों के बावजूद फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर को बताया है 6.5%। इसके अलावा अभी हाल ही में सरकार ने एआई चैटबॉट लॉन्च किया है पीएम किसान योजना के तहत। और अभी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। और अभी हाल ही में अडानी ग्रुप ने धारावी बस्ती, जो कि मुंबई का धारावी बस्ती है, उसके पुनर्विकास की घोषणा की है, या कहें कि अडानी ग्रुप के द्वारा इसका पुनर्विकास किया जाएगा। धारावी जो है ये एशिया की सबसे बड़ी बस्तियों में से मानी जाती है एक। और अभी हाल ही में अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक बराक लॉन्च किया है इजराइल ने। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है बाबर आजम को पुरुष के लिए और अर्लिन कैली को महिलाओं के लिए। इलावेलिन वालारिवान ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जीता हुआ है। एयर राइफल में ये जीता हुआ है। दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना जाम्बिया में मिली हुई है। अफ्रीकी देश है एक। टाइफून ने कौन सा टाइफून है? खानून नाम का टाइफून जो है ये ताइवान और आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचाया हुआ है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनका आपने किया है 1 मिनट में रिवीजन। ऐसे ही डेली आप 1 मिनट में रिवीजन किया कीजिए। और अगर आप ऑनलाइनर के रूप में उसी दिन सेम डे रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एमजेटी एजुकेशन ऐप पर इसकी क्विज और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दी जाती है। आप वहां से ज्वाइन करके फ्री में इन दोनों का भी एक्सेस कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किसकी जयंती पर 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया? तो दोस्तों, अंत्योदय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, आरएसएस के बहुत बड़े लीडर थे। इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर को, इसलिए 25 सितंबर को मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। अंत्योदय का मतलब होता क्या है? देखो, अंत्योदय का मतलब अंतिम से अंतिम वर्ग तक, या कहें कि कमजोर से कमजोर वर्ग तक का उत्थान करना। ठीक है, तो यह है अंत्योदय का मतलब। और इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। क्लियर है? तो अच्छा, एक पुण्यतिथि पर भी इनके एक दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को इनका इनका निधन हुआ था, तो इस वजह से 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाते हैं। हालांकि इनकी मृत्यु की स्टोरी जो है वो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड रही है। एक्चुअली में मुगल सराय नाम का एक स्टेशन हुआ करता था, अब उसका नाम तो बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आप याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। बनारस से आप थोड़ा सा आगे जाओगे, वाराणसी से, तो वहीं पर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन मिलेगा, यानी मुगल सराय जंक्शन के नाम से जो पहले जाना जाता था। तो उसी के आसपास थोड़ा दूरी और चलने पर इनकी डेड बॉडी मिली थी। इनकी डेड बॉडी मिली थी, 5 रुपए का नोट इनके हाथों में था। और बहुत इन्वेस्टिगेशन किया गया, सीबीआई की जांच वगैरह हुई, तब फिर सीबीआई ने लास्ट में अपनी फाइनल रिपोर्ट जो सौंपी उसमें बताया कि कुछ लुटेरे थे, कुछ वैसे जो होते हैं ट्रेनों में, उनके द्वारा इनको मार करके फेंक दिया गया था। तो इतने बड़े लीडर, इतने महान लीडर, और इनकी मृत्यु कुछ इस प्रकार से हुई थी। यहाँ पर मैंने अंत्योदय का मतलब आपको बताया, गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान, अंतिम व्यक्ति का उत्थान। ओके, तो दोनों दिवस आप याद रखेंगे। पुण्यतिथि पर मनाया जाता है समर्पण दिवस और जयंती पर मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने आपको महापुरुषों से रिलेटेड महत्वपूर्ण दिवस याद कराए हैं, फिर से रिकॉल करा देता हूं। जैसे जनवरी में पड़ता है सबसे महत्वपूर्ण दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं हम लोग। हालांकि शहीद दिवस 2 बार मनाते हैं, एक 30 जनवरी, एक 23 मार्च को भी मनाते हैं हम लोग। 23 मार्च को भी एक मनाया जाता है, याद रखना। 23 मार्च को जो मनाया जाता है, देखो 30 जनवरी वाला जो होता है ये महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 1948 में गोली मार दी गई थी। और 23 मार्च को जो मनाया जाता है वो 23 मार्च 1931 को दोस्तों 3 महान क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, इस वजह से मनाया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी, तो इनको फांसी दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को भी मनाते हैं हम लोग। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। और इन्हीं की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाते हैं 20 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाते हैं हम लोग 29 अगस्त को, मोस्ट इंपोर्टेंट। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर।
15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाते हैं भारत रत्न सर मोक्ष गुंडकम विश्वेश्वरैया जी की जयंती के अवसर पर। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाते हैं दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर अहिंसा दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर। और 25 दिसंबर को मनाते हैं सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। क्लियर है ना? चलिए, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे दिवस है, जैसे 24 जनवरी आप ले लो, बालिका दिवस मनाते हैं क्योंकि उस दिन 1966 में इंदिरा गांधी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। 13 फरवरी को जिस दिन विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है उसी दिन हम लोग महिला दिवस मनाते हैं, है ना, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं भारत में। वो भारत की कोकिला या कहें कि भारत की पहली महिला राज्यपाल या कहें कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर मनाते हैं। 13 फरवरी याद रखना, वो भी दिवस इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण कहां शुरू किया गया? तो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ये युद्ध अभ्यास नाम का ही सैन्य अभ्यास है और इसका 19वां संस्करण है और ये आयोजित किया जाता है भारत और अमेरिका के बीच में। तो इस बार अलास्का में, अमेरिका का ही एक क्षेत्र है अलास्का, आपको पता होगा, वहीं पर यह आयोजित किया जा रहा है। पिछला संस्करण जो हुआ था वो हुआ था दोस्तों उत्तराखंड में। इस बार ये हो रहा है अलास्का में, अमेरिका में। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा वर्ल्ड मैप में अलास्का कहां पर है। तो ये 25 सितंबर से शुरू हुआ है, 8 अक्टूबर तक चलेगा, अलास्का में चलेगा, भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है ना, बाकी चीजें मैं आपको बता दिया हूं। अब देखते हैं वर्ल्ड मैप में ये है कहाँ। आप देखोगे ये ग्लोब में ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आपको आना, चाहे इस साइड से आ जाओ चाहे इस साइड से आ जाओ, अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ चलो। ठीक है, तो अफ्रीका पार किए, यूरोप पार किए, उसके बाद इधर यहां पर ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये बीच वाला जो देश है ना, यही है अमेरिका। लेकिन एक्चुअली में अमेरिका जो है रूस से बहुत साल पहले ये अलास्का वाला क्षेत्र खरीद लिया था। ये रूस ने दिया है अमेरिका को। जो अलास्का वाला रीजन है ये भी यूएसए का ही है। तो यूएसए का जब भी आप मैप देखोगे, जैसे वर्ल्ड मैप में आप यूएसए देखोगे तो ये डार्क रहेगा, साथ ही साथ ये भी डार्क रहेगा कलर में, है ना। तो ये भी क्षेत्र यूएसए का ही है, रसिया से यूएसए ने खरीदा था। ठीक है, चलो, तो यहां पर अलास्का में ही ये हो रहा है युद्धाभ्यास। अलास्का आप देखोगे ये रहा और यहीं पर ये हो रहा है और बाकी इधर पर जाएगा कनाडा। वैसे अगर अमेरिका के बारे में बात करें तो वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है, कैपिटल है। और इसके बाद फिर जो बाइडेन इसके राष्ट्रपति हैं, 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये बात याद रखिएगा। और ये किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से। इनके जो अपोजिशन में है ट्रंप साहब, वो हैं रिपब्लिकन पार्टी से। ठीक है, पार्टी का नाम पूछा जा सकता है। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, भारतीय मूल की हैं और मुद्रा यूएस डॉलर है। ठीक है, बाकी यहाँ की कांग्रेस के बारे में भी मैंने आपको कल ही वाली लाइव क्लास में बताया था। कांग्रेस यहाँ की संसद को कहते हैं और कांग्रेस के 2 अंग है। जैसे अपने यहाँ अपर हाउस लोअर हाउस है, ऐसे वहां पर भी अपर हाउस लोअर हाउस है। वहां पर जो अपर हाउस है यानी कि अपने यहाँ की जैसे राज्यसभा है उच्च सदन और निम्न सदन लोकसभा है, ऐसे वहां पर जो अपर हाउस है उसे कहते हैं सीनेट और जो वहां की लोअर हाउस है उसे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। अब पिछले दिनों में जो कुछ युद्धाभ्यास हुए हैं उनको देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। आसियान सैन्य अभ्यास अभी आसियान के सभी 10 सदस्य देश मिलकर के किए इंडोनेशिया के दक्षिण नाटुना सागर में। त्रिशूल ये भारतीय वायुसेना ने किया चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर। ब्राइट स्टार, इसमें बहुत सारे देश शामिल थे, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था, मिस्र में हुआ, इजिप्ट में। और सिम्बैक्स जो है भारत सिंगापुर के बीच में, सिंगापुर में हुआ। इसके अलावा भारत सिंगापुर के बीच में दोस्तों वज्र प्रहार भी होता है। वरुण जो है ये भारत फ्रांस के बीच में हुआ। भारत फ्रांस के बीच में वरुण होता है, गरुण होता है, शक्ति होता है, फ्रिंजेक्स होता है ना। इसके अलावा असिंडेक्स जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। और तरंग शक्ति ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, ये अगली बार होगा, ये इजिप्ट नहीं भारत में होगा, भारत में होगा, नेक्स्ट ईयर होगा। ठीक है ना, इस बार कैंसिल हो गया है। जायद तलवार भारत और यूएई के बीच में हुआ दुबई में। मालाबार एक्सरसाइज ये क्वाड मेंबर्स के बीच में ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। क्वाड मेंबर्स में अगर बात करें तो यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। तलिस्मान सेवर ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ कैनबरा में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने किसको अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, देखो जैसे जितनी भी बैंक हैं ना, सब लोग अपना इंश्योरेंस के लिए भी एक अपना सेगमेंट लॉन्च की हुई है, मतलब अपनी ही एक यूनिट कंपनी स्थापित की है। जैसे आप एसबीआई का देखोगे, एसबीआई लाइफ है, एचडीएफसी का एचडीएफसी लाइफ है। इसके अलावा आईसीआईसीआई जैसे बैंक है, इसका जो इंश्योरेंस वाला है वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। ठीक है, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, किसे? संजीव मंत्री को। देखो अभी इससे पहले भार्गव दास गुप्ता थे, लेकिन भार्गव दास गुप्ता को एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, इनको उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। उपाध्यक्ष
नियुक्त कर दिया गया है। तो अब संजीव मंत्री को यहां पर इन्होंने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया। ध्यान रखना यहां पर आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ और एमडी नहीं चेंज हुए हैं, आईसीआईसीआई बैंक लोम्बार्ड के एमडी और सीईओ चेंज हुए। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी का कार्यकाल बढ़ाया गया है, आरबीआई ने मंजूर दी है, तो वो कार्यकाल उनका बढ़ा है। यहां पर इसका कार्यकाल यहां पर लोम्बार्ड के जो एमडी और सीईओ हैं इनको मिला है ये प्रभार। ठीक है, ये रहे संजीव मंत्री। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 1994 में स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वडोदरा में है। हालांकि हेडक्वार्टर ये शिफ्ट भी कर रहे हैं, इनका जो मेन ब्रांच है वडोदरा में है, लेकिन ये हैदराबाद में भी शिफ्ट कर रहे हैं। तो आज के टाइम पर आप विकिपीडिया पर देखोगे तो हैदराबाद भी दिखाएगा। एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। अगला, अब पिछले दिनों में कुछ नियुक्तियां जो हुई हैं उनको हम लोग रिकॉल कर लेंगे एक बार फटाफट से। संजीव मंत्री आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एमडी और सीईओ हैं। राहुल नवीन को बनाया गया है प्रवर्तन निदेशालय या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का नया निदेशक, बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है ये। निहार मालवीय पेंगुइन रैंडम हाउस के अस्थायी सीईओ नियुक्त किए गए हैं, भारतीय मूल के हैं। रजनीश कुमार को मास्टर कार्ड इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेस्कॉम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं राजेश नाम्बियार, उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं सिंधु गंगाधरन, दोनों ही इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। संदीप बख्शी देखिए मैंने आपको बताया पुनः सीईओ और एमडी नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर सोनाली घोष काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड निदेशक। किरण मणि वैकॉम 18 के डिजिटल सीईओ। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पीआर शेषाद्री साउथ इंडियन बैंक के एमडी सीईओ और अमित झिंगरन को एसबीआई लाइफ का एमडी और सीईओ। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मोटो जीपी भारत रेस किसने जीता? मोटो जीपी भारत रेस कुछ दिन पहले ही मैंने एक क्वेश्चन कवर किया था और बताया था कि इस बार पहली बार भारत में हो रहा है मोटो जीपी रेस और इसका नाम मोटो जीपी भारत रखा गया है। ये पूरा ही इसका नाम है मोटो जीपी भारत। तो मोटो जीपी भारत रेस जो है ना ये ग्रेटर नोएडा में हो रहा है बुद्धा सर्किट में। तो यहां पर इसको जीता किसने है, ये हो गई रेस अब, तो मार्को बेजेची ने जीता हुआ है। मार्को बेजेची ये है इटली के। तो नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में ये आयोजित हुआ था और जॉर्ज मार्टिन सेकंड पर रहे जो कि स्पेन के हैं। फ्रांस के फेबियो क्वार्टरो ये तीसरे स्थान पर रहे। भारत का टाइटल स्पॉन्सर कौन था, मतलब इस मोटो जीपी भारत का टाइटल स्पॉन्सर कौन रहा, तो इंडियन ऑयल रहा था। पूर्वोत्तर के किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता मिली है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं बहुत पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपसे। अरुणाचल प्रदेश में मान्यता दी गई थी एक बार। अब यहाँ पर पूर्वोत्तर के पशु को एफएसएसएआई के द्वारा अभी खाद्य पशु के रूप में मान्यता दे दी गई है। ये कौन सा पशु है, ये है मिथुन। मिथुन अगर आपको याद हो तो अरुणाचल प्रदेश का और नागालैंड का ये राजकीय पशु भी है। मैं आपको इसके बारे में कई बार बता चुका हूं। तो अभी एफएसएसएआई ने इसको देखो अप्रूवल दिया है, रिकॉग्नाइज एज ए फूड एनिमल बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अब देखो समझो इस चीज को, फूड एनिमल का मतलब क्या। फूड एनिमल का मतलब कि अब इसको खाया जा सकता है, इसके मांस को खाने के लिए या व्यापार करने के लिए इसका अब इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप सोचोगे कि अरे तो बुरी बात हो गई, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में ये जिस रीजन में पाया जाता है वो एरिया, वो पहाड़ी वाला एरिया, वो बर्फीले वाला एरिया जो है वो ऐसा एरिया है जहां पर ये ऐसा इसी यूज के लिए काम में आता है। ठीक है, वहां पर इसका व्यापार होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में लोग इसका खाद्य पदार्थ के लिए यूज करते हैं क्योंकि उनके पास और चीजें नहीं है और संसाधन नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पर एफएसएसएआई के द्वारा यहाँ पर फूड एनिमल के रूप में इसको मान्यता दे दी गई है। ठीक है, चलो तो बाकी चीजें मैं आपको बता दिया हूं। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का ये राजकीय पशु माना जाता है मिथुन। ठीक है, मिथुन। और देखने में आपको ऐसा लगेगा, देखो कुछ ऐसा है देखने में, आपको थोड़ा बैल टाइप का ही लगेगा। ये एक्चुअली में ये गाय की ही प्रजातियों में आती है, गिना जाता है। अगला, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तो देखो भारतीय क्रिकेट टीम ना अभी ऑस्ट्रेलिया को इतनी बुरी तरीके से हराया, इसी में बहुत सारे रिकॉर्ड बन गए। जैसे ये 3000 छक्के वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने वाली इकलौती टीम है भारत। दूसरे स्थान पर तो वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज दूसरे स्थान पर है। उसके बाद तीसरा स्थान वाला, दूसरे से तीसरे का गैप बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहां पर देखो तो भारत ने 3000 छक्के लगा लिए हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा वनडे मैचेस खेलने का भी रिकॉर्ड भारत के ही पास है। आपको अगर याद हो पिछली साल ये क्वेश्चन आया था चर्चे में, जब ये बात सामने आई थी कि भारत सबसे ज्यादा वनडे 50 ओवर का फॉर्मेट जो है उसका सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली टीम है और वो अभी भी है। और यहां पर देखो 3000 छक्के लगाने का भी रिकॉर्ड इसके नाम बन गया। दूसरे स्थान पर 2953 छक्कों के साथ वेस्ट इंडीज है।
ठीक है। और पाकिस्तान जो है 2566 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर, देख रहे हो दूसरे और तीसरे के बीच में गैप कितना है। पाकिस्तान तो कभी नहीं पहुंच पाएगा, वेस्ट इंडीज भी इंडिया को नहीं पार कर पाएगा। इसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो अभी एक तो सीरीज लग रही है भारत का, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज चल ही रहा है, और इसके बाद अभी वर्ल्ड कप लगा हुआ है। अभी सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जैसे पिछले मैच की बात करें तो 18 छक्के पिछले मैच में ही लग गए थे। अभी वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में इंटरेस्टिंग बात क्या है जानते हो, वेस्ट इंडीज क्वालिफाई ही नहीं कर पाई है वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है। और यहां पर देखो भारत को यहाँ पे खेलने हैं, इसके बाद भारत का और भी मैच इस सीजन में लगा है, इसी में 2 रिकॉर्ड और बनने के लिए लोग जो है कयास लगा रहे हैं। बहुत ज्यादा क्रिकेट में तो नहीं जा रहा हूं। शुभमन गिल एक और रिकॉर्ड बनाएंगे, अगर वो एक कैलेंडर ईयर में 1800 से 1900 से ज्यादा रन बना लेते हैं तब वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे शुभमन गिल, क्योंकि बहुत तेजी से चल रहे हैं। 1200 से ज्यादा ऑलरेडी वो रन बना चुके हैं, और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, अभी पूरा वर्ल्ड कप बचा है, उसके बाद भी सीरीज बची है इस साल में। तो अगर इस साल में वो अपना और ऐसे 500-600 रन बना लेते हैं, जिस हिसाब से चल रहे हैं बन जाएगा, 7-8-9 मैच है शायद, तो फिर इनके नाम एक रिकॉर्ड हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर भारतीय टीम के मुख्य कोच हैं राहुल द्रविड़। भारत जो है आज के टाइम पर तीनों फॉर्मेट में टॉप पर चल रही है, नंबर 1 रैंकिंग वाली टीम है। आप भी नंबर 1 बनना चाहते हैं जीएस में, तो आप जीएस सफलता बैच इनरोल कर सकते हैं। अभी के लिए कूपन कोड अगर आप GS20 यूज करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ये ई बुक के साथ आने वाला सारे फॉर्मेट में सारे सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ और डिटेल में हर चीज की PDF, हर चीज का जो क्लास नोट्स जो है बाकायदा आपको दिया जा रहा है। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आप जीएस में अपने बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं पाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठे, ठीक है। सिविल सर्विसेज को छोड़ करके बाकी आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठेंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होगी। MGT ऐप पर मिलेगा, वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है, अंदर सब्जेक्ट वाइज का नाम का फोल्डर मिलेगा, उसमें जाओगे तो आपको जीएस सफलता बैच मिल जाएगा। और कोई भी डाउट आता है तो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला, हाल ही में नासा का कौन सा अंतरिक्ष मिशन बेन्नू क्षुद्रग्रह की सतह को नमूना एकत्र कर पृथ्वी पर वापस आया? तो दोस्तों नासा का एक अंतरिक्ष यान है जो कि है ओसिरिस रेक्स। तो ओसिरिस रेक्स ने क्या किया कि ये बेन्नू क्षुद्रग्रह, क्षुद्रग्रह आप जानते हो ना एस्टेरॉइड, तो उस एस्टेरॉइड से सैंपल्स लेकर के कुछ पृथ्वी पर वापस लौटा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सैंपल्स देखो कुछ इस प्रकार से है, धरती पर लाया गया है ये, और यहाँ पर नासा के द्वारा लाया गया। अब नासा लाने वाला ये इकलौता देश नहीं है, या आप कहें कि इकलौता एजेंसी नहीं है, अमेरिका इकलौता देश नहीं है, जापान भी ला चुका है एस्टेरॉइड के नमूने, है ना। तो 2 ही देश अभी तक एस्टेरॉइड के नमूने लाए हैं। इससे पहले कुछ आगे बताऊं, आप एस्टेरॉइड समझ लो क्या है। देखो पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है, इसके पहले इधर शुक्र है और बुध है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह जो है ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में ना बहुत छोटे 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 टुकड़े पाए जाते हैं पिंड के, और ये जो टुकड़े हैं ये भी चक्कर लगा रहे होते हैं सूर्य के, और इस पूरी बेल्ट को, इसमें जो भी वो पाए जाते हैं जो छोटे छोटे हैं, अब यहाँ कहने में तो छोटे हैं, वैसे तो इनकी साइज बहुत बड़ी बड़ी है, ये हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, क्वेश्चन बना है कई बार, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यही का सैंपल लेकर के नासा लौटा हुआ है। अब इससे ये पता चलेगा कि ये टुकड़ा टूटा कब था, क्योंकि जब वो टुकड़ा टूटा था तभी हो सकता है पृथ्वी भी टूटा हो, तभी हो सकता है अपना सौर मंडल बना हो, तो सौर मंडल की उत्पत्ति को समझने में और आसानी मिलेगी। तो ओरिसिस रेक्स के द्वारा ये लाया गया है, बेन्नू नाम का ये क्षुद्रग्रह है। यूटा रेगिस्तान में इसे ला करके गिराया गया, या कहें कि लैंड कराया गया, कह सकते हैं एक प्रकार से। लाने वाला एकमात्र अन्य देश है जापान। क्लियर। नासा के बारे में अगर बात करें तो नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और स्थापना 1958 में हुई थी, और इसके बिल नेल्सन अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 8 अक्टूबर को 2023 को किस देश में भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा? भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर ये दोस्तों अमेरिका में बनाया जा रहा है, और इसका उद्घाटन 8 अक्टूबर को किया जाएगा। कुछ इस प्रकार से दिखेगा मंदिर, बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा है, मतलब भारत के बाहर सबसे बड़ा है अभी तक का दुनिया का। न्यू जर्सी अमेरिका में ये स्थापित किया जा रहा है। इस मंदिर में दोस्तों 1000 मूर्तियां और भारतीय संगीत के वाद्ययंत्र, नृत्य रूप, नक्काशी, ये सभी मतलब पूरा पूरा भारतीय कल्चर यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा भारत के बाहर। ओके, भारत में कौन कौन से है? भारत में राम मंदिर बन रहा है, अभी तक का सबसे बड़ा है। राम मंदिर से भी बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है। बिहार सरकार ने इसके बारे में घोषणा की हुई है कि पूर्वी चंपारण जिले में रामायण मंदिर बनाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा। ठीक है, आगे
हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कौन सा पदक जीता है? तो एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कल पूरे भारत को गौरवान्वित किया गोल्ड मेडल जीत करके। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इकलौती ऐसी दुनिया की क्रिकेट टीम बन गई है जिसने एशिया क्रिकेट कप और कॉमनवेल्थ दोनों में ही मेडल्स जीते हुए हैं, पदक जीते हुए हैं। आपको याद हो कॉमनवेल्थ में भारतीय महिला टीम सिल्वर जीती थी। एक्चुअली में पहली बार ये क्रिकेट वाली व्यवस्था शुरू की गई है कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स जैसे खेलों के लिए। तो कॉमनवेल्थ में पहली बार हुआ था, तो उसमें भारत गोल्ड तो नहीं जीत पाया था भारतीय महिला टीम, लेकिन सिल्वर जीती थी। अब एशियन गेम हुआ तो इसमें एशिया की टीमों से ही मुकाबला करना था, तो उसमें भी भारतीय महिला टीम ने गोल्ड जीत लिया है। तो पहला गोल्ड आया कल। अभी तक की मैं स्थिति बताऊं तो 10 मेडल आ चुके हैं एशियन गेम्स में, अभी भी लगातार सिलसिला जारी है, आगे भी मेडल्स आएंगे। एक गोल्ड आया हुआ है, टोटल 10 मेडल्स आए हुए हैं अभी तक। तो भारतीय महिला टीम ने जीता है। कप्तानी कौन कर रहा था? हरमनप्रीत कौर कर रही थी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इन्हीं की कप्तानी में मुंबई इंडियंस टीम ने अभी पहला डब्ल्यूपीएल का खिताब जीता था। जी हाँ, महिलाओं का भी अब विमेंस प्रीमियर लीग हो रहा है, उसमें मुंबई इंडियंस टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर और इन्होंने पहला डब्ल्यूपीएल भी जिताया है अपनी टीम को। 19वां संस्करण है ये एशियन गेम्स का, जो कि होंगझोउ के पिंग पोंग क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया एशियन गेम्स का ये क्रिकेट का कप। सिल्वर मेडल यानी सेकंड पर, या कहें कि फाइनल मैच जो हारा वो टीम रही श्रीलंका। एशियन गेम्स के अलावा एशिया कप भी भारतीय महिला टीम ने जीता है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। महिला टीम भी जीती है एशिया कप और पुरुष टीम भी एशिया कप अभी रिसेंटली जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथ का निधन हो गया, वह निम्न में से किस प्रमुख लोक नृत्य के लिए जानी जाती थी? तो दोस्तों सरोजा वैद्यनाथ जी ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी। भरतनाट्यम आप जानते हो तमिलनाडु का लोक नृत्य है, और ये भारत की क्या पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम लोक नृत्य माना जाता है, नृत्य की शैली मानी जाती है। तो भरतनाट्यम की ये नृत्यांगना भी थी और उसकी बाद शिक्षिका भी थी। तो इनका अभी निधन हो गया है। तो ये थी, और इन्होंने दिल्ली में दोस्तों एक गणेश नाट्यालय की भी स्थापना की थी जिसमें ये भरतनाट्यम वगैरह सिखाया करती थी। नृत्य शैली के साथ साथ ये हिंदी, तमिल और कर्नाटक संगीत भी सिखाया करती थी वहां पे। 1974 में इन्होंने नई दिल्ली में यह स्थापित किया था। तो अभी 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अगर इनको नागरिक सम्मानों की बात करें तो 2002 में इनको पद्मश्री मिला था, चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। 2013 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत का। यहाँ पर अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो 8 प्रकार के भारत के शास्त्रीय नृत्य की अगर देखेंगे, मुख्यतः भरतनाट्यम तमिलनाडु में मिलेगा आपको, कथक उत्तर प्रदेश में होता है, कथकली ये केरल में होता है, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश में होता है, मणिपुरी मणिपुर में, ओडिसी ओडिशा में होता है, सात्रिया होता है असम में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मोहिनी अट्टम ये केरल में होता है, ठीक है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और इनकी नृत्य की आप शैली भी आप देख सकते हो। कभी कभी तो जैसे केबीसी वगैरह में होता है ना, फोटो दिखा करके पहचानवाते हैं कि बताओ ये प्रकार का जो नृत्य है ये किस प्रकार का है। तो आप इसको अच्छे से पहचान लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस दोस्तों ये भी मनाया जाता है 25 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष फार्मासिस्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, या इनका महत्व समाज में क्या है, इनकी वजह से कितनी हेल्प होती है हमारे समाज में, इनके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है फार्मेसी स्ट्रेंथेनिंग हेल्थ सिस्टम, ठीक है। तो 25 सितंबर को ये भी मनाया जाता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहें अगर तो तुर्की के इस्तांबुल में 2009 में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन हुआ था, उसी में इसको स्थापित करने की बात की गई और उसके बाद से ये मनाया जाना शुरू हुआ। ये थे टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें वन लाइनर का रिविजन डेली भेजा जाता है और आप हमसे सीधे कनेक्ट हो पाएंगे व्हाट्सएप के माध्यम से भी। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, डेली इसमें पीडीएफ भेजी जाती है जो लाइव क्लासेस होती हैं, और एमजेटी ऐप पर आपको इस डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र कहां हुआ था? कल मेरा क्वेश्चन था आपसे और आप सभी ने आंसर किया, सऊदी अरब। बहुत अच्छी बात रही। चीन ने निम्न में से किस भारतीय वुशु खिलाड़ी को एशियन गेम में बैन किया? तो चीन ने दोस्तों न्योमान वांगसु, ओनिल तोयगा और मेपुंगा लांगू को बैन किया है क्योंकि ये तीनों ही खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश से थे, और अरुणाचल प्रदेश अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही चाइना ने एक विवादित नक्शा जारी किया था जिसको भारत ने मंजूर नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, सिरे से खारिज किया, लेकिन उसमें इन्हें अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा अपने में दिखाया हुआ था, इसी वजह से ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को नहीं किए एक्सेप्ट। फिलहाल आज आपको क्या बताना है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है?
कल मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। ताइवान निम्न में से किसका 80% सप्लाई अकेले करता है, ये बताइएगा। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना। वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना कमेंट करके, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।